मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुजन समाज का कोई नेता है जिन्होंने जिससे 16 महीने जेल काटी? कई बातें वो करते हैं कि शायद सरकार मेरी हत्या की इंतजार देख रही है, कब मेरी हत्या हो जाए। ये भाजपा का, आरएसएस का वो तंत्र है। हर उस पर, चाहे स्वामी विवेकानंद हो जिसको आपने अपमानित किया, शूद्र कह के बोलने नहीं दिया, आपने उनको जो है एबीवीपी का पोस्टर बॉय बना दिया। तो अगर आपको कल जेपी नड्डा फ़ोन करें और कहे चंद्रशेखर भाई आप हमारे साथ आ जाइए, ऐसा बीएसपी 3 बार करके देख चुकी। बीएसपी पार्टी जैसे मान्यवर कांशीराम की बनाई पार्टी एक मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। देखिए, वो दल नहीं है, वो एक बस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप हो गया है। बहन जी हमारी आदरणीय कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेंगी। मुझे लगता है बहन जी को परिवार के लोगों ने घेर लिया। तो भाई ये तो जब जिस सरकार के खिलाफ आप लड़ोगे वो तो आपको जेल भेजेगी, मुकदमा में लिखेगी, लाठी मारेगी। वो तो हर कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, पेरियार, काशीराम के आंदोलन को रुकने नहीं देना चाहता है। अभी हमारे लोगों में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की भूख पैदा नहीं हुई, जिसको एक वक्त क्या तो एक बार काशीराम साहब सफल हो पाए पैदा करने में। अगर बात रोकने की है तो फिर उसमें बहुत सारे लोग कहाँ रुकेंगे, उसका प्रयास पता भी उनको जो है भविष्य में चल जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी बहुत कमज़ोर नहीं। नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया। पॉलिटिक्स के इस विशेष कार्यक्रम द क्लियर कट पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, देश के जाने माने नेता, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक, अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी। धन्यवाद प्रसाद। अभी आप व्यस्तता से लौटे हैं चुनाव ख़त्म करके, और जो सबसे पहले मैं बात ही करूँगा कि जो परिणाम आए हैं हाल ही में राज्य चुनाव के, और आप भी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आपने अपनी किस्मत आजमाई। पहली बात तो मैं आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस से पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपका क्या नज़रिया है इन परिणामों को लेकर। देखिए, पहली बात तो राजनीति में, जो भारतीय राजनीति, उसमें इतने इलेक्शन हैं कि कभी आदमी फ्री हो ही नहीं सकता है। ये रिजल्ट आए हैं, उसके बाद तत्कालिक जिन लोगों को एक्टिव पॉलिटिक्स करनी है उनके लिए पार्लियामेंट का चुनाव आ गया। पार्लियामेंट का चुनाव खत्म होगा, स्टेट असेंबली के चुनाव आ जाएंगे, जिनमें हरियाणा बहुत मेन रहेगा और महाराष्ट्र बहुत मेन रहेगा। फिर आ जाएंगे दिल्ली, बिहार चुनाव, तमाम ऐसे चुनाव आते रहेंगे। और फिर जिला पंचायत के चुनाव हैं और नगर पालिका, नगर परिषद चुनाव। तो ये व्यवस्था तो राजनीति में है। कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, और ये एक सच्चाई भी है। क्योंकि भारत में राजनीति 24 घंटे का, पूरा 24 घंटे दिन रात का समय, उसमें सब में राजनीति करनी पड़ती है। दुनिया के पटल पे ऐसा नहीं है। दुनिया के पटल पे लोग राजनीति को सेवा भाव या वर्किंग के पीरियड की तरह लेते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, उसके बाद अपना जीवन जीते हैं। लेकिन यहाँ राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर व्यक्तिगत जीवन जीने का प्रयास करेगा तो वो भी आलोचनाओं का, आरोपों का शिकार हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि भाई वो तो अपने परिवार के साथ हंस खेल रहा है, तो इसका मतलब उसको तो फिक्र ही नहीं है जनता की। भारत की राजनीति एक अलग तरह का व्यवहार है। अब आपने बात की मध्य प्रदेश राजस्थान का इलेक्शन, आपने कहा किस्मत आजमाई, तो मैं कर्म आधारित व्यक्ति हूँ, कर्म को मानने वाला। किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथों में, जिनके लकीरें नहीं होती, जिनके हाथ ही नहीं होते। तो मेहनत की है। राजनीति एक तरह का आर्ट है, इसमें समय लगेगा। जो लोग पहले से किसी दलों से जुड़े हुए हैं, उनको दूसरे दल के साथ जाने में क्या तो वो दल, उनसे जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या फिर आप उससे बेहतर कुछ करके दिखाने वाले हो तब। तो मध्य प्रदेश राजस्थान में मध्य प्रदेश का इलेक्शन ख़त्म हुआ, और कुछ सीटें थी जहां मजबूत सक्षम प्रत्याशी थे कि आज की राजनीति में पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाओगे, मुकाबले से पहले ही बाहर हो जाएगा। पहली, अब से 50 साल पहले वाली राजनीति नहीं कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो भी आप मुकाबला कर सकते हैं। आज तो जैसा दिखेगा वैसा ही जो है लोगों तक जाएगा। अब क्योंकि चुनाव में इतना कम समय मिलता है प्रचार प्रसार का, तो सीमित साधनों में प्रचार, सीमित समय में प्रचार प्रसार करना। जिनके पास ज़्यादा साधन होंगे उनका ज़्यादा प्रचार हो जाएगा। जो नए दल हैं उनके पास नया चुनाव चिन्ह है, उसको भी पहुँचाना एक अलग तरह की प्रक्रिया। जैसे हमें चुनाव चिन्ह जो है मध्य प्रदेश के नॉमिनेशन के आखिरी दिन पहले मिला। अच्छा। हाँ, चुनाव आयोग ने, ये सब भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी। अगर पहले मिल जाता तो वो भी इस शर्त पे मिला कि अगर जहाँ हमारी सीट पे हम नहीं लड़ेंगे तो वहाँ वो सिंबल फ्रिज नहीं होगा, वो किसी को भी मिल सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये भी एक तरह का खेल है। क्योंकि आजकल चुनाव आयोग हो या बहुत सा सरकार एजेंसी है, वो जो सेंटर में गवर्नमेंट उसके अधीन है, उसको उस तरह से यूज कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा और उम्मीद थी जिन सीटों पे कि भाई इन सीटों को जीत जाएंगे। वो बहुत पॉजिटिव परिणाम रहे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए।
और जिस तरह मैं, क्योंकि गांव से रह के आया प्रशांत भाई, तो गांव में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ कामयाबी देखते हैं। अगर आप, जैसे आपने एग्ज़ाम की तैयारी की, आप पास हो गए हैं, तो इसका मतलब आपने तैयारी अच्छी की। अगर आप फेल हो गए हैं तो वो आप पे फिर सवाल जवाब, आलोचना, आरोप होंगे कि भाई आपने मेहनत में कमी छोड़ी। एफर्ट की कोई महत्व नहीं। हाँ, एफर्ट का कोई महत्व नहीं है। जैसे मैंने कहा, जहाँ 100 साल पुरानी पार्टियाँ हों, 50 साल, 4 पुरानी साल पार्टियाँ हों, वहाँ हमारी 3 साल की पार्टी प्रयास कर रही है। सब नौजवान लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, समर्पित लोग हैं। तो इसलिए मैं ये भी समझता हूँ कि धन बल की राजनीति में फिर भी आज़ाद समाज पार्टी ने काफ़ी अच्छा किया है। और जैसे ही राजस्थान के चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद राजस्थान का चुनाव था, और वहाँ से बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने और तमाम लोगों ने जो ज़मीनी रिपोर्ट थी वो जारी करना शुरू किया, तो मध्य प्रदेश से खूब साजिशें भी हुई कि किस तरह से हमारा वोट डिस्टर्ब हो जाए। और कहीं थोड़े हद तक वो उनका असर जो है ज़मीन पर गया। जब झूठ फैलता है तो कुछ लोग जो बहुत नासमझ होते हैं वो झूठ का शिकार हो जाते हैं। अब राजस्थान में बहुत अच्छा परिणाम रहा है। 46-47 सीटें हम लोग अपने प्लेटफार्म पे लड़े और लगभग 3,60,000 करीब वोट हमें, उससे प्लस ही हमें वोट मिले। और ये लगभग 0.92% वोट है, लगभग 1% वोट के करीब आज़ाद समाज पार्टी पहली बार मिला है। और फिर अलायंस के जो हमारे साथी थे, 9.5 लाख के करीब उनको वोट मिला है, यानी कि टोटल 13 लाख के करीब वोट हमें जो है इस बार दोनों हमारे अलायंस के साथ होंगे। सीटें कम हो गई हैं, सीटें नहीं मिली है उतनी जितनी उम्मीद थी। सीटें थी, उम्मीद थी कि भाई 10 सीटों के लगभग हम पहुँचेंगे, तो उसमें आज़ाद समाज पार्टी 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे है और 10 सीटों के लगभग तीसरे नंबर पे है। ऐसे ही राष्ट्रीय लोकदल लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट जीती है, 2 सीटों पे वो दूसरे नंबर पे है और कई सीटों पे वो तीसरे नंबर पे है। 1 सीट तो हम, जो बायतू की सीट थी, वो हम बैलेट पेपर से हारे। ईवीएम में हम लोग उसको जीते, लेकिन बैलेट पेपर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी जिनसे चुनावी फाइट थी वहाँ, तो वो उनको बैलेट पेपर में ज़्यादा वोट मिले, 1600 के लगभग। तो वहाँ 910 वोट से हम लोग मतलब करीबी मुकाबले से हार गए। तो जो कमी रहेगी उसको, और जो कहीं कहीं जो उम्मीद है कि जो गलतियाँ थी उनसे सीख लेके उसको आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये इससे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना ही मिला है। हाँ, हमें उम्मीदें ज़्यादा थी, उस तरह की वो उम्मीदें पे हम रिजल्ट खरा नहीं उतरा, इसलिए कमियाँ ढूंढ के समीक्षा करके दोबारा तैयारी करेंगे। और अगली बार जो परिणाम, 0 से शुरू हुई जो पार्टी जिसका पहले से कोई विधायक नहीं था, आज वो दूसरे नंबर पर पहुंची है, 2 बड़ी बड़ी पार्टियों को पछाड़ते हुए। 74,000 वोट लेके आना कोई छोटी बात नहीं है। 53-54 हज़ार वोट लेके आना, 46,000 वोट लेके आना कोई छोटी बात नहीं पार्टियों के लिए। 28,000, 15,000, 17,000, तो एक अच्छा प्रयास किया है। उम्मीद है आने वाले कल में और मेहनत करेंगे, कमियां ढूंढ के उनको दूर करके रिजल्ट देने का प्रयास करें। आप राजस्थान में आरएलपी के साथ गए, हनुमान बेनीवाल जिनके ऑलरेडी 3 विधायक थे, वो खुद सांसद थे। यस। लोगों का तो एक सवाल है कि आपने आरएलपी को क्यों चुना, पहली बात तो। यस। क्या आपको कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं हुई थी कि आप कांग्रेस के साथ चले जाते या कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाता? मतलब मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है, पर एक सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछते रहते हैं कि ये क्यों आरएलपी के साथ गए या क्यों कांग्रेस के साथ नहीं गए, इसके पीछे का क्या कारण? देखिए प्रशांत भाई, सच ही है कि मध्य प्रदेश, मैंने इस पर किसी से कहा नहीं, क्योंकि क्या मुझे लगता है कि कुछ कह के फ़ायदा नहीं है। जो एमपी बात के लिए भी यही सवाल। इंटरनल पॉलिटिक्स रहती है, उसको वो एक पार्ट है, उसको रहना चाहिए। मेरी राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में कांग्रेस को की लीडरशिप से बात हुई, और जिस हिस्सेदारी के साथ हम लोग वहाँ काम करना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार राजस्थान में थी, हम बीजेपी को चाहते थे बीजेपी रुक जाए। कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर से मेरी बात हुई। अब लोग क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच है, किसी की हैसियत नहीं कि इस बात को वो निगलेक्ट कर देगी, इसमें झूठ है। मैंने उनको बताया कि हम इस तरह से आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो हिस्सेदारी के मामले में हमेशा से उन्होंने संकोच बढ़ता है। एक मध्य प्रदेश में समाजवादी के साथ क्या हुआ आपने देखा। मैं नहीं बोला, क्योंकि समाजवादी वाले के जो लीडर्स हैं उन्होंने खूब बोला, तो मैं तो नहीं बोला। मुझे अपना काम करना, तो मुझे पता था कि बड़े दल धोखा देते हैं, थोड़ा सा बड़े दल बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं, और वो पावर में शेयरिंग ना देके वो पैसे का ऑफर, तमाम तरह चीज़ें इस तरह के देते हैं। मैं उनसे दूर हूँ। तो जब बातचीत हुई और बहुत ठोस बातचीत हुई, अंत वो उसमें को निर्णय निकला, तो हमने फिर चुनाव लड़ने के लिए आरएलपी जैसे एक साथी को, जो हमारी तरह लड़ाके हैं, लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, एक उनके ऊपर झूठा आरोप विरोधियों ने लगाया उस समय कि आरक्षण विरोधी है। मैंने सारी बातें जान के कि मुझे जब, क्योंकि बहुत आरोप तो रोज लगते हैं राजनीति में। भाई काशीराम साहब कहते थे अगर मैं आरोपी की आलोचना की परवाह करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा।
तो ये लगाया गया कि वो आरक्षण विरोधी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इस तरह के लेटर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक लेटर जो है वसुंधरा राज सरकार में स्वतः इन्होंने जारी कर दिया, उसके बाद हमने वो पार्टी छोड़ दी थी तभी। ठीक है। और कहना कि मैं तो बिल्कुल पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मैं आरक्षण विरोधी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो हमेशा आरक्षण के लिए लड़ता रहा, तो मैं तो आरक्षण की वैल्यू समझता हूँ। तो इसलिए ये सब आरोपों के बावजूद मैंने महसूस किया कि उस आदमी के दिल में दर्द है। वहाँ के जो वंचित तबके हैं उनके भाषण काट काट के अधूरे अधूरे से जारी किए गए। एक तरह से मतलब एक भय पैदा हुआ इस अलायंस से, और एक डर जो है पैदा हुआ। ये एक अलग बात है कि साधन सीमित थे, उन सीमित साधनों पे जितना और कम समय में जो प्रयास हम कर सकते थे हमने किया। आप समझो कि एक दिन में 6-7 रैली हम लोग हेलीकॉप्टर से करते, बाकी जाके बाई रोड करते थे। 1-2 बजे तक रोज काम करते, सुबह उठकर 7 बजे फिर भागते थे, और जितना हम प्रयास कर सकते थे उतना हमने किया। और परिणाम है कि पार्टी अलायंस को 13.5 लाख के करीब वोट जो है, 13 लाख प्लस वोट मिले। आपकी मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था चुनाव से पहले। यस। इतनी भीड़, मतलब मध्य प्रदेश की भीड़ तो मैं नहीं मानता कि शायद उतनी भीड़ शिवराज सिंह भी जुटा पाए या कमलनाथ जुटा पाते या नरेंद्र मोदी भी जुटा पाए अपने नाम पर। चुनाव से पहले की जो आपकी रैली हाँ। थी, आरक्षण बचाओ जो रैली आपने की, और राजस्थान की भी बहुत सारी वीडियोस आ रही थी, इसमें इतनी भीड़ है। मैं तो देखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियां बसेस लगाती हैं, ट्रैक्टर्स लगाती हैं भीड़ जुटाने के लिए, लाखों रुपए खर्च होते हैं एक रैली को करने के लिए। आपकी रैली में इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है? नहीं, देखिए मैं फिर आपको स्पष्ट करता हूँ। जब हम जब हम वो जो रैली जिस वो पूरी स्टेट की रैली थी मध्य प्रदेश की, तो इस स्टेट में इतना वोटर हमने तैयार कर दिया है। स्टेट में 229 के करीब सीटें हैं, इतना वोटर हमने तैयार कर दिया है, इतने लोग हमारे नौजवान बेईमान में आज़ाद समाज पार्टी के तैयार हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं बहुत जिम्मेदारी से। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं, लोग तो हैं, मगर वो जो एक वो मॉब है वो पूरे प्रदेश का है। और चुनाव जीतने के लिए एक विधानसभा में 50,000, 60,000, 70,000 वोट तैयार करने। तो चुनावी राजनीति एक अलग तरह की है, लोगों को बुलाना एक अलग तरह की वो है। और जो संघर्ष हमने किया, जो साथी हम जुड़े, वो आएंगे ही। मगर उसके बाद ही वहाँ कांग्रेस के लोगों से बातचीत शुरू हो गई थी, और अंत जो है उन्होंने जैसा समाजवादी के साथियों के साथ किया कि भाई कि हमारे ये तैयार नहीं हो रहा तो हम सीट नहीं दे सकते, उन्होंने ऐसा ही किया। तो अंत इसलिए मध्य प्रदेश में चुनावी जो खामियाजा भुगतना पड़ा, उसका एक बहुत बड़ा कारण अलायंस भी है कि हम हर बार ये सोचते हैं कि भाई हम किसी की मदद करके या किसी की मदद लेके भाजपा को रोक दें, और जो वो लोग फिर जो है उसमें वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हुए फिर वो फैसले लेते हैं। तो अब हमने तय कर लिया कि ज़्यादा लाइन फ्लेयर के चक्कर में पड़ना नहीं। अभी मेरा चुनाव से रिजल्ट से एक दिन पहले का इंटरव्यू है कि अब किसी को कंधे पे बिठा के नेता वेता बनाना नहीं, अब तो आज़ाद समाज पार्टी को खड़ी करना है, अपने दम पे जो है कुछ करके दिखाना है, और अपने दम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई जगह नहीं देगा, कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। तो मेहनत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और हम लोग सब तैयार हैं, मेहनत जारी रहेगी। आप पार्टी बनाने से पहले भीम आर्मी चलाते थे, जिसका एक बड़ा संगठन पूरे देश भर में नज़र आता है। मैं उड़ीसा भी गया तो वहाँ भी भीम आर्मी, दुनिया में, हाँ दुनिया भर में। आप टाइम मैगजीन में भारत की तरफ से सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में भी आए, जो कि आम बात नहीं है। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म सितारे या बड़े बड़े ताकतवर लोग जो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति रखते हैं, वो भी शायद उस लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं। पर सहारनपुर के गांव का एक मध्यम वर्ग का लड़का उस लिस्ट में आ जाता है अपने संघर्ष के बदौलत, और एक संगठन चलाते हैं भीम आर्मी, जिससे भीम पाठशाला, तमाम एट्रोसिटीज़ के मामले में आप जाते। पार्टी आपने बनाई आज़ाद समाज पार्टी। सबसे पहला सवाल, बहुत सारे लोग आपकी आलोचना करते हैं कि आपने पार्टी क्यों बना ली जब आपका संगठन चल रहा था। बहुजन समाज पार्टी तो थी मार्केट में, आपने अपनी क्यों बना ली? आप वोटों का विभाजन करने के लिए पार्टियां बना ली। ये सवाल लोग पूछते हैं। मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये निर्णय क्यों लिया आपने पार्टी बनाने का? क्या सिर्फ संगठन के माध्यम से सेवा नहीं हो सकती थी क्या? बिल्कुल सच है। भीम आर्मी एक बड़ा संगठन है, और मैंने कहा कि वो दुनिया में, उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेंगे, जो अब एक्स हो गया ट्विटर से, एलन मस्क ने उसको एक्स कर दिया है, या मेरे फेसबुक के पेज से, तो आप ये देखेंगे जब हाथरस वाला इंसिडेंट हुआ तो मैंने कई एम्बेसियों पे, कई कंट्रियों के एम्बेसियों पे प्रोटेस्ट कराए हाथरस के परिवार के पक्ष में। ये भीम आर्मी की ताकत है, क्योंकि भीम आर्मी को पसंद करने वाले लोग वो वर्ल्ड वाइड है।
डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले अम्बेडकराइट जो लोग हैं पूरी दुनिया में, और अगर कोई आंदोलन यहाँ चला रहा है तो वो कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं। फिर आपने कहा कि मैंने दल क्यों बनाया, तो प्रशांत भाई सच ये है, मैं ज़्यादा किसी इस चीज़ पे जवाब इसलिए नहीं देता कि मैं काम से जवाब देना चाहता हूँ। जैसे क्रिकेट में एक रूल है कि बल्ले से जवाब दे, मुंह से जवाब ना दे। तो आज़ाद समाज पार्टी बनाने से पहले हमने उस जिन दलों जिस विचारधारा पे हम काम करते हैं उन विचारधारा जुड़े हुए दलों से बात। एक झूठ मेरे खिलाफ ये बोला जाता है कि भाई बहन जी ने कहा था कि आगे बीएसपी में काम करो। मुझे एक सिंगल स्टेटमेंट आप दिखाओ जहाँ उन्होंने कहा था कि आप आगे बीएसपी में काम करो, कोई नहीं दिखा पाएगा। मैंने उनको पत्र लिखे, फ़ोन किए, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। उनका मैं आपको एक ट्वीट दिखा सकता हूँ जिनमें उन्होंने लिखा समाज के बाद जांचे कि वो बीएसपी में आने का प्रयास कर रहा था मगर हमने उसको कामयाब नहीं होने दिया। भाई बीएसपी में आप बिना बहन जी की आज़ाद के बगैर तो नहीं जा सकते हो। तो उनका ट्वीट है बाकायदा, आप चाहो तो आपके सामने अभी ढूंढ सकते हो, जिसमें उन्होंने लिखा है, पढ़ा है मैंने वो ट्वीट, कि चंद्रशेखर जो है वो आना चाहता था बीएसपी में लेकिन हमने उसको कामयाब नहीं होने दिया, बीएसपी में आने नहीं दिया। ठीक है, तो उनके जो उस पार्टी के जो फॉलोवर हैं या उनके नेता वो इस तरह का झूठ समाज में फैलाते रहते हैं। अब मैं आपको भारत की एक सच्चाई बताता हूँ, कोई भी सामाजिक संगठन बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं चल सकता। क्योंकि सामाजिक संगठन जब, और वो भी अगर इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार हो मनोवाद पाखंडवाद को परोसने वाली, उस समय में अगर कोई डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, फूले, पेरियार, साहू, काशीराम जी की, अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेके जाए, रविदास जी की विचारधारा को लेके जाए, नानक जी की, तो उसके साथ तो कितनी समस्या खड़ी होनी है और उसकी ज़िंदगी पे भी, उसकी जान पे भी बात है। देखो, मैं भीम आर्मी चलाते चलाते जेल चला गया, 16 महीने जेल में रहा। किसी एक नेता ने, स्पेशली उस दल के जिस दल की बात आप कह रहे हैं कि वो पहले से मार्केट में थे, उन्होंने एक सिंगल शब्द मेरे पक्ष में नहीं कहा। हमेशा मुझे बुरा भला, एजेंट वजेंट पता नहीं क्या क्या कहते रहे, जबकि मेरा तब कोई राजनीतिक कार्य भी नहीं था। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब मैंने देखा, महसूस किया कि रोज भीम आर्मी कार्यकर्ता जब संघर्ष करने जाते हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगते हैं, उनको जेल में ठूसा जाता है, उनका मारपीट होती है, उनके घरों पे जो है हमले हो रहे हैं, तो उनको राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है। उसके बाद जब वो मैंने पत्र लिखा, उसके पीछे एक सच्चाई ये भी है कि मैं समाज को भी बताना चाहता था कि मैं क्या चाहता हूँ। भाई आप मैंने आपको पर्सनल फ़ोन किया तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप ये किसी को पता नहीं लगा। मैंने पत्र लिखा कि भाई लोगों को पता लगे कि चंद्रशेखर क्या सोचता है, चंद्रशेखर क्या चाहता है। मैंने उनको हालात बताए और कहा कि मैं चाहता हूँ आपके साथ मिलकर काम करना। बड़ी जब मेरी और हमारे साथियों के, सीनियर साथियों को बेल कैंसिल कराने के लिए यूपी गवर्नमेंट हाईकोर्ट चली जाती है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है हाईकोर्ट चली जाती है कि भाई इनके बाहर रहने से खतरा हो सकता है तो इनको जेल भेजो। तो तब जो इनकी बेल कैंसिल करो, तब फिर हमने पार्टी में निर्णय लिया कि जब हमें सेवा करनी है और हम कानून को जानते हैं तो हमें कानून के तौर तरीकों की बारीकियों को भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर आदमी मुकदमे में जेल चला गया बेल कैंसिल होके, तो जब तक मुकदमा चलेगा तब तक आपको जेल से ही उस मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। और ये भारत की जो न्याय व्यवस्था, वो उसका आलम ये है कि मुकदमा 10 साल चल जाए, 20 साल चल जाए, कोई पता नहीं। बिल्कुल। इसलिए हमने दल बनाया कि अच्छा, जो परमिशन हम लोग मांगते थे प्रोग्राम की, धरने की, ना धरने की परमिशन मिलती थी, प्रोग्राम की परमिशन एक दिन पहले कैंसिल कर देते थे कि भाई माहौल ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे और जो एक एक पैसा हमारे कार्यकर्ता को मेहनत का लग जाता प्रोग्राम में, तैयारी में, वो सब बेकार हो जाएगा। तो हमने बहुत सोच समझ के दल बनाया और सब तब जब हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए, भाई उस दल में हम जा नहीं सकते और अन्य दलों का काम हम किसी का करेंगे नहीं उस विचारधारा से लगट के, तब हमने दल बनाया। अगर एमपी एमएलए बनना होता तो बहुत सारी पार्टियां उन दलों में शामिल होकर एमपी एमएलए बन जाते। लेकिन इस बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब के आंदोलन कौन चलाता? इस आंदोलन को मरने थोड़ा देना था। तो साहब कहते हैं मुर्दा लोग मिशन चलाते नहीं, जिंदा लोग रुकने देते। इसलिए फिर हमने, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए हमने आंदोलन शुरू किया। और राजनीति भी हमने, देखो हम सब स्टेट में थोड़ा लड़ते हैं, छत्तीसगढ़ नहीं लड़े हम लोग। तो जो लोग इन्होंने एक अलायंस किया था उस दल ने, उन्होंने कहा भाई छत्तीसगढ़ देखो हम सरकार बना रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं बोला। तेलंगाना भी मैं एक बार चला गया था मुख्यमंत्री से मिलने, उनके इन्विटेशन पे, उन्होंने कहा था हम कुछ योजना चला रहे हैं, आके देखो। तो उन्होंने बहुत कुछ चलाया कि भाई संविधान विरोधी है। अब इन्होंने एक रोज चलाया कि भाई सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। मैं तो इसलिए नहीं कहा कि इनकी सरकार मेरे फिर से गिर ना जाए। तो एक सिंगल एमएलए नहीं जीता। तो मैं तो सच ये है कि ना तो मैं कहता कि अगर असेंबली चुनाव को नेक्स्ट सीएम
और पार्लियामेंट का नेक्स्ट पीएम कह के मैं चुनाव नहीं लड़ता, मुझे पता मेहनत करने जाना है। तो ये जो झूठ मेरे खिलाफ इस तरह का फैलाया जाता है कि भाई दल बना लिया, पहले कहते थे भाई इनके दल का कुछ है नहीं, अब दल को इनसे ज़्यादा वोट मिलने लगी है तो भी परेशानी खड़ी होगी, तब कह रहे हैं नुकसान कर रहे हैं। भाई एक तरफ आपने प्राइवेट लिमिटेड वो बना ली है, कंपनी बना ली है, बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं, आदरणीय, उनका जो भाई है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्या योगदान है उसका समाज में। हाँ, मतलब मैं एक चीज़ इस पर पूछना चाह रहा था। बीएसपी पार्टी जैसे मान्यवर कांशीराम की बनाई पार्टी है, एक मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। मैं जब उस पार्टी का स्ट्रक्चर देखता हूँ, फैमिली में जो स्ट्रक्चर है, या फिर पार्टी का जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष है, उसमें वो लगभग सिर्फ बहन जी की फैमिली नज़र आती है। देखिए वो दल नहीं है, वो एक बस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप हो गया है। बहन जी हमारे आदरणीय कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेंगी। मुझे लगता है बहन जी को परिवार के लोगों ने घेर लिया है, और उनको जिस गति से, जिस ऊर्जा से, जिस सम्मान के साथ वो लड़ाई लड़ना चाहती थी, उसको उनको नहीं लड़ने दे रहे। मुझे ऐसा लगता है जैसे उस परिवार ने बहन जी को घेर लिया। देखो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी बहन जी को कि बहन जी ने अपने भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, अपने भतीजे को समाज के सारे नौजवानों को नकारते हुए, समाज के जितने ईमानदार कार्यकर्ता जिन्होंने बीएसपी में काम किया उनको नकारते हुए अपने भतीजे को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया। समाज के जितने ईमानदार समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने बीएसपी को अपने कंधों पे खड़ा करने का काम किया उनको नकारते हुए अपनी भाभी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया। समाज को सारे नेताओं को नकारते हुए जिन्होंने बीएसपी के लिए खून पसीना दिया, आकाश आनंद जी के ससुर को कई स्टेट का प्रभारी बना दिया। राम जी गौतम जिसका मुंह काला किया गया राजस्थान में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने किया कि इन्होंने जो टिकट में बंटवारा बेची थी उनको पहले राज्यसभा भेजा क्योंकि वो आपके रिलेशन में आते हैं, फिर कई स्टेट का प्रभारी बना दिया। ये जो बस एक परिवार तक सीमित कर लिया गया है, ये बहुजन आंदोलन है। इस पूरे राष्ट्रीय कमेटी में आपको, इस मजबूत संगठन में आपको कोई दलित, पिछड़ा, कोई क्या नाम माइनॉरिटी का व्यक्ति दिखाई देता है क्या? या पूरे देश के बहुजन समाज पार्टी किसी कार्यकर्ता में कोई इतना ईमानदार समर्पित नहीं है जिसको आगे बढ़ा दिया जाता? तो मैं तो उनके सारे पे कुछ लोग आरोप लगाते रहते हैं। ये जो एक झूठा प्रचार, चंद्रशेखर जो है जाते हैं मुकदमा लगवा देते हैं, चंद्रशेखर में ये नहीं है। आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि देश में कहीं पे कोई नौजवान जेल में नहीं, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने जाओगे अपने अधिकारों के लिए तो वो जेल भी भेजेंगे और वो लाठियां मारेंगे, मुकदमे भी करेंगे। जैसे किसान आए थे, देखो कितने किसानों पे झूठे मुकदमे हुए। और अभी कुछ पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार जो हैं जयपुर, गोरखपुर जहाँ मैं चुनाव लड़ के आया, मुझे बाद में पता लगा कि वो गए थे एक आंदोलन में शामिल होने, पत्रकारों को ही पुलिस ने जेल भेज दिया। और वही बेचारे पत्रकार जो है और उनके साथ के लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, चंद्रशेखर जेल भिजवाते हैं। तो भाई ये तो जब जिस सरकार के खिलाफ आप लड़ोगे वो तो आपको जेल भेजेगी, मुकदमा लिखेगी, लाठी मारेगी। और नौजवान तो इस बात से नहीं घबरा रहा, वो तो जाने को तैयार है। अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे तो कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तो वो तो जेल जाने के लिए भी तैयार है, वो तो हर कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, पेरियार, काशीराम के आंदोलन को रुकने नहीं देना चाहता है, वो चाहता है आंदोलन चले। तो अभी हमने पिछले 3 साल में जो राजनीतिक रूप से हमने सीखा वो हमने उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया। और मैं विश्वास से कहता हूँ, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा, अब आपसे भी कह रहा हूँ, बहुत कम समय बाकी है कि जो लोग उस दल में अभी हैं किन्हीं मजबूरी के कारण, जैसे जैसे आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी वो सब उसको छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी के साथ आ जाएंगे। आपका, मैं आज़ाद समाज पार्टी का विकीपीडिया कल पढ़ रहा था। विकीपीडिया में सारी पार्टियों की जानकारियाँ लिखी होती हैं, चेयरपर्सन कौन है, सिंबल क्या है, आपकी विचारधारा भी लिखी हुई थी, आइडियोलॉजी, जिसके आगे लिखा था लेफ्ट लीनिंग और स्प्लिट फ्रॉम बहुजन समाज पार्टी। इस विकीपीडिया पे ये जो बात लिखी है इसको आप कितना सच मानते हैं? देखो विकीपीडिया मुझे तो पता नहीं कौन ऑपरेट करता है भाई, कोई भी ऑपरेट कर रहा हो, पर जो जानकारी सीरियसली आपको बताऊं, हाँ, जब मैंने एक बार पढ़ा उन्होंने तो मेरे गांव का नाम गलत लिख रखा। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख रखी थी, मेरी एजुकेशन कहाँ से वो गलत लिख रखी थी। देखो मैं फिर आपसे कहूँगा, कौन किस विचारधारा का आदमी कहाँ बैठा और वो क्या लिख देता है, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जो कुछ हो वो लोगों के सामने हो, जैसा हूँ वो लोगों के सामने हो, और जैसा काम कर रहा हूँ वो लोगों के सामने है। और इतने आरोप, कोई एक महापुरुष, अब हमारा मतलब वर्कर हूँ बहुजन मिशन का, लेकिन कोई एक महापुरुष पे आरोप ना लगे हो। बाबा साहब अम्बेडकर पे आरोप लगे, मान्यवर काशीराम साहब पे आरोप लगे,
और तमाम जो हमारे महापुरुष उनको अपमान सहना पड़ा। ज्योतिबा फुले को तो उनके परिवार के लोगों से अपमान सहना पड़ा। साहू जी महाराज को कितने अपमान सहने पड़े अन्य लोगों से। मान्यवर काशीराम साहब कई बार जो है एजेंट वजेंट कह के उनको आरोपित किया गया, लेकिन रुके नहीं ना। तो मैं तो उनको मानने वाला व्यक्ति, मैं काहे की परवाह करूँ। कोई मुझे कुछ लिख दे, मेरी एक ही आइडियोलॉजी है, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, साहू फुले की जो आइडियोलॉजी है, पेरियार की जो आइडियोलॉजी, उसको मजबूत करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी है। जैसे भूख है ना, भूख अभी हमारे लोगों में जो भूख पैदा नहीं, जैसे मैं महसूस करता हूँ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली ये कि अगर हमारे व्यक्ति के सामने चॉइस के तौर पे पैसा और पावर रखी जाए, पावर का उसको आइडिया नहीं, तो वो पैसा चयन करेगा, ये मेरा मानना है। वो समाज में दिखाई देता है। दूसरा जो साइकोलॉजिकल मैं समझता हूँ, अगर आप ये लिख दोगे कि आज के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो हमारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। एक उम्मीद विश्वास के साथ लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं सच कहना, अगर लोगों को ये हो जाए कि उम्मीद चली जाए, तो मैं सच कह के बता रहा हूँ तुमसे कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी के यहाँ मजदूरी पे लगा देंगे कि भाई तू बचपन से मजदूरी कर, स्किल्ड लेबर बनाने की कोशिश। यस। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी को ही पैमाना मानते हैं, एफर्ट को, संघर्ष को। देखो भाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जिंदा है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा कि व्यक्ति पैदा होता है, मर जाता है। महापुरुष ये कोट्स जो लिखा हुआ था उनके यहाँ पे कि व्यक्ति पैदा होता है, मर जाता है, उन्होंने इसको सही माना। एक लाइन और लिखी थी कि महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। उन्होंने इसको काट दिया, ये लाइन गलत है। पहली बात, महापुरुष पैदा नहीं होते, पैदा एक बच्चा होता है। पूरे जीवन संघर्ष उसके जीवन समाप्त होने के बाद लोग तय करते हैं महापुरुष था या नहीं था। जीते जी व्यक्ति को महापुरुष नहीं माना जा सकता है। उसके जीवन के अंत के बाद लोग उसके कार्य से निर्णय लेते हैं कि महापुरुष था नहीं था। और बुद्ध ने भी कहा कि जीवित व्यक्ति कभी भी परिवर्तित हो सकता है। ये बुद्ध की वो है, विचार है, मेरे नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, व्यक्ति महापुरुष भी मर जाता है, उसकी विचारधारा प्रचार प्रसार। हम इस आंदोलन के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, काशीराम साहब के संघर्ष को जिंदा रखना चाहते हैं। जैसे बाबा साहब को तो लोग भूल गए थे, अगर मान्यवर काशीराम साहब ना आते और घर घर जाके उनका प्रचार नहीं करते, लोग बाबा साहब को भूल जाते। एक गैप था 30 यस साल का, यस, 15-20 साल का एक ऐसा गैप था जिसके बाद लोगों को ये भी नहीं पता बाबा साहब कौन थे। लेकिन काशीराम साहब ने घर घर जाकर लोगों को बताया कि बाबा साहब कौन थे। यही काम छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुआ। आप इतिहास में अगर जाके देखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मृत्यु के 200 साल तक इतिहास से गायब थे। यस। और फिर ज्योतिबा फुले जी ने उनकी समाधि को खोजा और उनके इतिहास को लोगों को बताया कि वो स्वराज आज सब पूजने वाले हैं उनको, आज सब पूजा। और वो जो सामाजिक न्याय के एक आइकन हुआ करते थे, उनको एक हिंदुत्व के आइकन में बदला गया। ये भाजपा का, आरएसएस का वो तंत्र है। हर उस पर, चाहे स्वामी विवेकानंद हो जिसको आपने अपमानित किया, शूद्र कह के बोलने नहीं दिया, आपने उनको जो है एबीवीपी का पोस्टर बॉय बना दिया। आपने हर उस चीज़ पे कब, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने आरएसएस पे 2 बार बैन लगाया, उनको आपने जो है यूनिटी ऑफ स्टैचू बना दिया और कहा कि भाई ये बहुत बड़े जो है नेता थे। तो आपने जो भी था उसको सामाजिक रूप से उसकी अच्छाइयों को अपने साथ जोड़ लिया कि भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान कर, जबकि उनकी विचारधारा पे चलती नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको 2 थ्योरी बताई, एक डॉक्टर अम्बेडकर की जो, और दूसरी जो है साइकोलॉजिकल जो एजुकेशन को लेके हमारी है कि भाई अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो लोग पढ़ाएंगे नहीं अपने बच्चे को। लोग चाहते हैं कि चीज़ें जो है उनके तरह से आगे बढ़ें। तो मैं बेसिकली व्यक्तिगत ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरा जो स्पष्ट टारगेट है वो नगीना लोकसभा है। मैं इस पर आऊँगा, आपकी लोकसभा पे एक विशेष सवाल है मेरा, लेकिन मैं उससे पहले चूँकि आपका एक व्यक्तित्व बड़ा एग्रेसिव है, पब्लिक में एक एग्रेसिवनेस जाता है, एक दहशत होती है कि मतलब चंद्रशेखर आज़ाद अगर किसी ज़िले में जा रहे हैं तो उस पूरे ज़िले का पुलिस महकमा, सिर्फ उसी ज़िले का नहीं बल्कि उस पूरे मंडल का पुलिस महकमा, सिक्योरिटी, आईबी और एलआईयू सारी काम पे लग जाती है। तो बीच में आपके ऊपर हमला भी हुआ, आप पर गोली चली, जो कि बहुत अभी हाल ही में राजस्थान में भी ऐसा एक कांड हुआ, जो हालांकि वो करनी सेना का कोई कार्यकर्ता था या अधिकारी था, मैं नहीं जानता, पर आप पर गोली चली, पूरे देश में एक बड़ा रिएक्शन आया, सभी लोग बोलने लगे। क्या आपको लगता है कि ये एग्रेशन ज़रूरी है जिस तरीके की पॉलिटिक्स आप करते हैं, या आप भी अलग तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, या ये ज़रूरी है, ये आपका नेचर है या ये डिमांड है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर,
जो आपने कहा कि पुलिस काम पे लग जाती है, तो पूरी पुलिस काम पे लगी तभी उनके बीच में मुझे गोली भी लग जाती। ठीक है, आरोपी 3-4 दिन तक गिरफ्तार नहीं होते हैं। अभी आपने राजस्थान की घटना का जिक्र किया, उसके बावजूद भी मेरी सुरक्षा के 4-4 5-5 बार मांगने के बावजूद भी अभी तक मेरी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी वो नहीं देखी गई। मैंने जो आर्म्स लाइसेंस जो है वो किए हुए हैं, उन पे भी अभी तक जो है 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, 6 महीने के लगभग समय, अभी तक उस पर जो है वो आर्म्स लाइसेंस जो है मैंने जो अप्लाई किए हैं वो अभी तक जो है फाइनल नहीं हुए हैं। ये सारी बातें वो करते हैं कि शायद सरकार मेरी हत्या की इंतज़ार देख रही है, कब मेरी हत्या हो जाए तो बाद में वो इस तरह का कुछ मेरे परिवार के लिए कर पाए। तो अग्रेशन नहीं है ये, अग्रेशन मेरा व्यक्तिगत अग्रेशन नहीं है, जो सदियों से दबा हुआ है लोगों के अंदर। लोगों को लोग भाई इंसान ही है ना, आप जब उनका उस तरह शोषण करोगे, अपमानित करोगे, मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे, अच्छी नौकरी करने पे, सुख सुविधा अर्जित करने पे, फिर भी जाति के आधार पे आप उसका अपमान करोगे, तो ये कभी ना कभी तो इसको और वो अपने काम को अच्छी तरह से करती है। सरकार इस बात को जानती है, लोग भी इस बात को जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी और तमाम मीडिया सब लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है सबसे पहले बीमार भी पहुँचती है। तो नौजवानों में, क्योंकि अग्रेशन का काम नौजवानों पे ही है, नौजवान लोग इसका नेतृत्व करते हैं, मैं भी उन्हीं में से आता हूँ। मैंने तो फिर भी अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर लिया है, लेकिन नीचे के जो लोग हैं अभी वो धीरे धीरे कैडर्स तैयार हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी वो संविधान के खिलाफ कभी नहीं जाते। हमारा अग्रेशन जो रहता है वो भी संविधान के दायरे में रहता है। हमारा अग्रेशन कभी, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ हो, चाहे दिल्ली का आंदोलन, कोई भी आंदोलन कुछ भी हुआ हो, सारा अग्रेशन वो संवैधानिक दायरे में रहता है। उससे नहीं, हमारे ऊपर उंगली उठाना आसान है, लेकिन हमारी तरफ मेहनत करना आसान नहीं है। गोली लगने के 3 दिन बाद कोई आदमी गोली लगा हुआ, खून बहता हुआ, 7 घंटे एम्बुलेंस से वो अपनी बात का कमिटमेंट पूरा करने के लिए वो भरतपुर जाए, तो भरतपुर के लोग उसको क्यों नहीं वोट करेंगे भाई? जब वो हर लड़ाई में राजस्थान के नेताओं से पहले आके खड़ा हो जाएगा, अपमानित होगा, जेल जाएगा, लाठियाँ खाएगा, क्यों नहीं लोग उसको वोट करेंगे भाई? जब वो आपको रोज़ जगाने के लिए घूमेगा गली गली, तो क्यों नहीं वो आपका साथ देंगे भाई? जो फिर वापस 7 घंटे बहते खून में जाएगा, जिसका जख्म भी जो है उसमें पस पड़ जाएगी, जो अपने जीवन की परवाह नहीं करेगा, अगर आदमी के खिलाफ कोई धमकी दे तब घर से नहीं निकलता है कोई आदमी। यहाँ तो इतनी थ्रेट्स के बाद भी फिर भी जो है संघर्ष जारी है। मैं तो पब्लिक डोमेन में रहता हूँ, अब प्रिपरेशन में जाऊँगा फिर पब्लिक डोमेन में रहूँगा। मेरे पास कौन सी वो है भाई ऐसी इस तरह की सुरक्षा जो मुझे नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने तो अपना जीवन भी अपने महापुरुषों के आशीर्वाद से दांव पर लगा दिया, क्योंकि मुझे लगता है चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए और उसको अपने काम को करना चाहिए, बाकी चीज़ें कुदरत के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगला सवाल मैं, चूँकि आप एक पार्टी चला रहे हैं और जिस कलर का आपने गमछा पहना हुआ है वो बहुत आइडेंटिफाई करता है कि आप किस विचारधारा के हैं। आपका झंडा भी इसी कलर का है और बहुजन समाज पार्टी का भी झंडा इसी कलर का है। यस, मैं बहुजन समाज पार्टी पर इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार ये डिबेट होती रहती है और मैं चाहता हूँ इसका जवाब मिले। मैं ये नहीं चाहता कि ये सोशल मीडिया पर गाली गलौज तक ही सीमित रहे, बल्कि इसका एक इंटेलेक्चुअल या फिर इसका एक सधा हुआ जवाब आपकी तरफ से आ जाना चाहिए, ताकि मैं चाहूँगा कि अगली बार जब इस तरह की कोई डिबेट हो तो ये आपका बयान वहाँ काट कर लगा दिया जाए, ताकि वो बहस फिर उससे आगे बढ़ सके। बहन जी ने अपनी पार्टी बनाई, मान्यवर कांशीराम जी ने बनाई और बहन जी को अपना विरासत दिया, और फिर पार्टी में एक नारा लगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो आजाद समाज पार्टी भी कुछ ऐसा करने का सोचती है कि कुछ ऐसा महेश गणेश आ जाए तो जिससे पार्टी ऐसा है, विचारधारा से समझौता नहीं हो सकता। जब अलायंस हम राजनीतिक अलायंस करते हैं वो कुछ समय के लिए होता है। तो जैसे आप जिस धर्म को मानते हो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, ये भारत का संविधान देता है। मैं संविधान की किसी बात के खिलाफ नहीं जा सकता, और मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसकी आज़ादी मुझे संविधान देता है। हम दोनों, डॉक्टर अम्बेडकर की 1949 की स्पीच है लखनऊ में कि अगर राजनीति 51% सहमति के संबंध है, अगर 51% चीज़ों पे आपकी सहमति है तो मिलकर आप राजनीति कर सकते हैं। कैसे? 100 में से अगर 51 वोट आपके पास हैं तो आप ही जीतोगे ना। 49.9 किसी के पास है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। यानी कि 1 वोट से भी अगर आप जीत गए तो आप ही जीते ना। तो अगर राजनीति आप करनी है और 51% मुद्दों पे आपकी सहमति है, 10% मुद्दों पे नहीं भी है, 20 पे नहीं, 30 पे नहीं, 40 पे, 49 पे भी नहीं है, तो आप कर सकते हैं राजनीति। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि आप शादी ब्याह के करो आपस में, आप एक थाली में बैठ के खाओ, मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन अगर आपकी समस्या एक जैसी तो आप मिलकर राजनीति तो कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पावर अचीव करनी तो अलायंस तो हो सकता है,
लेकिन विचारधारा समझौता नहीं हो सकता है। तो हम देखो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान धार्मिक आज़ादी देता है और सबका सम्मान भी करता है, हम सम्मान सबको करते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि मैं पाखंडवाद की एक्सेप्ट कर लूँ तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, किसी के धर्म को बुरा नहीं कहता हूँ, किसी के धर्म के जो इष्ट है उनका अपमान नहीं करता हूँ। बस मेरा सीधा फंडा ये है कि भाई मेरी आस्था जिसमें नहीं है और जिसमें है उसमें है। और मैं ये भी नहीं कहता कि यार आपकी आस्था किसी में तो मैं उससे गलत कहूँ, मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं औरों की तरह तो नहीं हूँ। लेकिन आज नहीं तो कल हमारे लोगों को तय करना है कि उनके मुक्ति का रास्ता स्कूल कॉलेज से खुलेगा, बिजनेस से खुलेगा, या पॉलिटिकल पावर अचीव करने से खुलेगा, या तार्किक बहस करने से होगा। मैं इस संबंध में भी बहुत क्लियर हूँ। मैं मानता हूँ जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है, जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता है। तो धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं एक तरीके से। अब आप फिर समझो मेरी बात को, पहले आपको राजनीति पे पावर कैप्चर करनी पड़ेगी, तब आपका धर्म का ध्वज आगे बढ़ सकता है। अगर आप ये सोचो भाई, कहीं ना कहीं आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि राम मंदिर की जो पूरी नींव है वो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आके रखी। उससे पहले उन्होंने उस नाम पे वोट लिया, आंदोलन किया। अगर वो सत्ता में नहीं आते, आपको क्या लगता है कि क्या संभव था? बिल्कुल नहीं। तो मैं अपने लोगों को भी ये समझा रहा हूँ, हमारे लोग जो है ज़्यादा एनर्जी धर्म पे और इन सब चीज़ों पे लगा रहे हैं या तार्किक होने पे लगा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ पॉलिटिकल पावर अचीव करो। अभी हमारे लोगों में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की भूख पैदा नहीं हुई, जिसको एक बार काशीराम साहब सफल हो पाए पैदा करने में। तो रिक्शा चलाने वाला आदमी, दूसरे खेत में मजदूरी करने वाली, भट्टा पे ईंट बनाने वाला व्यक्ति, कुम्हार का काम करने वाला व्यक्ति हमारा बहुजन समाज का, वो भी चाहता था वो पॉलिटिकल पावर मिले। क्या तो वो पैदा कर पाए थे, या हम प्रयास कर रहे हैं कि ठहरे हुए पानी में कंकर मार मार के जो है इसमें धार पैदा कर दें? तो नहीं, जब ये आप पॉलिटिकल पावर हासिल करने की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कल जेपी नड्डा फ़ोन करें और कहे चंद्रशेखर भाई आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा देंगे, आपको गृह मंत्री बनाएंगे, आपको फलाना मंत्री बनाएंगे, आपके लोगों को विधायक बनाएंगे, विधान परिषद भेजेंगे, पावर शेयरिंग अगर आपको मिल रही है तो ये भी एक अच्छा सवाल है। हाँ ऐसा बीएसपी 3 बार करके देख चुकी। हाँ। जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी में, उनसे ज़्यादा आरोप तो उनके ऊपर लगते हैं। और उन्होंने किया है, उनके साथ 3 बार अलायंस किया, नहीं खिलाया। आज उनके लोग बीजेपी को खूब गाली देते हैं और पहले उनके साथ अलायंस में बना के सरकार बने। देखो ये बात भी आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि बीजेपी आरएसएस का फंडा ये है कि वो आपको एमपी एमएलए बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन आपको जो पावर की है वो आपके हाथ में नहीं दे सकते। अगर आप ये सोचें कि उनके दल से या उनके सहयोग से आप किसी ऐसे पद पे बैठ जाओ जहाँ से अपने लोगों का हित का काम करो, तो ये तो संभव नहीं। वो तो मंत्री भी अगर किसी को बनाते हैं दलित पिछड़े को, तो उसके साथ एक आरएसएस का व्यक्ति भी लगाते हैं कि वो कोई काम ना कर पाए। ठीक है, अगर वो किसी को गवर्नर भी लगा रहे हैं तो उसके दफ्तर में 2 आदमी और लगा रहे हैं जो गवर्नर पे नज़र रखे, हर आदमी पे, दलित पिछड़े वर्ग का जो भी आदमी हो है। अच्छा, वो उन दलों में रह के किसी की इतनी हैसियत बताओ, जब कोई उनके साथ अलायंस में पार्टनर भी होता है, आप देखो वो उनके झूठ को भी ढकने का प्रयास करता है और वो अपने समाज के लिए सच बोल भी सकता है। मैं राजनीति इसलिए कर ही रहा हूँ ना, मेरा राजनीति करने का मकसद सिर्फ सुख सुविधा हासिल करना नहीं है ना। अगर ये मेरा मकसद होता तो 2018 मेरे पास बहुत सारे ऑफर थे, मैं जेलें क्यों काटता? मैं आपसे पूछना चाहता, बहुजन समाज का कोई नेता है जिसने 16 महीने जेल काटी हो? अगर कोई हो तो सामने आए, आके बताए किसने काटी हो। क्या इसने 2 बार तिहाड़ काटे, जिसके पैरों के नखून खींच ले गए प्लास से, जिसको लटका के 250 लाठी मारी गई हो, और फिर भी वो जिंदा हो गया, जिसके ऊपर गोली चली हो। आप मुझे एक का नाम बता दो जो फिर भी लड़ रहा हो मैदान में आके। चंद्रशेखर पे आरोप लगाना, उसकी आलोचना करना बहुत आसान है। तो मतलब अगर ऑफर दिया बीजेपी ने तो जाओगे आप? मैंने फिर कहा ना, हाँ। उनसे जिनसे संघर्ष, उनसे समझौता नहीं हो सकता ना, किसी भी कीमत पर। ऐसा होता तो 2022 में भी हम इसको कर सकते थे। लेकिन जिस राह नहीं चलना उसके कोस क्या गिनने। हमारे कहावत है यूपी में कि आपको जिस राह नहीं चलना उसके कोस नहीं गिनने। जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है, ठीक है भाई, बाबा साहब अम्बेडकर की आरएसएस के लोगों ने सब यात्रा जिंदा रहते उनके निकाली, और वही आज बाबा साहब पूजने में लगे। इसका मतलब थोड़ा बाबा साहब के विचारधारा के समर्थक हो गए। वो अपने राजनीतिक एजेंडे से उनको पूज रहे हैं, राजनीतिक मकसद से उनको पूज रहे हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनको पूज रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी विचारधारा को पूरा नहीं कर सकते। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा का देश बनाना चाहते हैं, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित देश, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हम नहीं कहते किसी को बाहर भेजो, किसी को अंदर रखो, हम चाहे सब लोग ही रहें, लेकिन सब इंसानों की हैसियत और उनका सम्मान बराबर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इसका उत्पीड़न ना हो, किसी का भेदभाव ना हो।
इसलिए बिल्कुल अपना स्पष्ट एजेंडा है। नहीं जा अब हम किसी के पीछे नहीं खड़े होंगे, हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और हम लक्ष्य बना बना के काम करेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे, उनको पूरा करेंगे, फिर दूसरा लक्ष्य बनाएंगे, उसको पूरा करेंगे। तो धीरे धीरे गोल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम अब हम बना रहे हैं, उस पर हम काम करने वाले हैं। चुनाव परिणाम जब 5 राज्यों के आ रहे थे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे कांग्रेस के लोग लिख रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से कांग्रेस बहुत सारी सीटें हार गई। बधाई है उनको। इस पर आपका मैं जवाब चाहूँगा, क्या आप क्या सोचते हैं? अब उनके नेता इस बात को बोले तो मैं उनको जवाब दूँ? आम लोग जिनको कुछ पता नहीं बोल रहे तो उनको मैं क्या कह सकता हूँ? अगर वो बोलें, उनके नेता अगर बोलें तो मैं उनको जवाब दूँ कि भाई मैंने तो आपसे कहा था कि भाई मिलके लड़ लेते हैं भाजपा को हराने के लिए, आप और हम मिलके मैदान में आ जाते, तब तो आपको हमने मना कर दिया कि हम तो अकेले अपने दम पे जीत जाएंगे, तो अब काहे को रो रहे हो? इसका मतलब दूसरे पार्टी अब दल अपना काम करना बंद कर दें। भाई आपकी तो राजस्थान सरकार तब दलितों खाल खींची, मैं आपसे रोज रोज कहता था, तब तो आपने एक बार नहीं बोले, अब काहे को रो रहे हो? जब आपके यहाँ मूछे रखने पर जितेंद्र मेघवाल की, कार्तिक भील की, ओम प्रकाश रैगर की मटकी, उसकी इंद्र मेघवाल की मटकी छूने पे ओम प्रकाश रैगर जो सुसाइड कर लेता है, तोला गुजर के साथ रेप होकर हत्या होती है, पूरन रैगर को मार दिया जाता है, कोजाराम मेघवाल को मार, तब तो कुछ नहीं होता है, तब तो आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती है, तब तो आप मुझे जेल में बंद कर देते हो। जब मैं CHO के भाइयों की लड़ाई लड़ने जाता तब तो मुझे आप उठा के 4 दिन के लिए जेल में बंद कर देते हो, तब तो कुछ होता नहीं। जब मैं तृतीय श्रेणी के टीचर्स की इंसाफ की बात करता हूँ, पेपर लीक पे सवाल खड़ा करता हूँ, तब तो आप मुझे पुलिस से पकड़वा के दिल्ली में भिजवा देते हो। अब काहे को रो रहे हो? मैंने तो आपसे कहा था भाजपा को रोकना तो अलायंस करके, हमें हमारे रिश्तेदार तो मिलकर लड़ते हैं, तो उन्होंने कहा भाई नहीं हम तो अपने दम पे जीत जाओ, फिर क्या हो गया, अब काहे को कर रहे हो, परेशान हो गए? तो उनका कोई बड़ा नेता बोलता तो शायद मैं जवाब देता। अब वो बच्चे जिनको पता ही नहीं, उन पर क्या जवाब देना है, ये सब होता रहेगा। सही बात। चलिए, अब 2024 नज़दीक आ रहा है, ये सारे चुनाव तो हो गए। अब पॉलिटिकल कमेंट्री में बहुत सारे लोग सेमीफाइनल कहते हैं, पर मैं तो इस टर्म को इस्तेमाल नहीं करता कि कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि इसमें कोई सेमीफाइनल है, कोई फाइनल मैच है। इंडिया अलायंस बना, मुंबई में, बेंगलोर में बहुत सारी मीटिंग हुई, बहुत तमाम पार्टियों के लोग गए, बातचीत हुई। इंडिया अलायंस में अभी तक आपका, बहन जी का, TRS का और कुछ ऐसे दल हैं जो जब BJP के साथ भी नहीं है और जो भी इंडिया अलायंस में भी आधिकारिक रूप से नहीं। क्या इंडिया अलायंस से आपको शामिल करने के लिए कोई बातचीत या कोई इनविटेशन आया? देखिए इंडिया अलायंस के लोग के साथ समस्या है, हम 2 बार वो है प्लेयर, एक बेंजी और एक मैं, तो वो पहले बेंजी से ट्राई कर रहे हैं कि अगर बेंजी आ जाए तो बहुत वेल एंड गुड। अच्छा। अगर जिस दिन बेंजी मना कर देंगे भाई मैं नहीं आ रही हूँ, तो वो कहेंगे भाई आप चंद्रशेखर जी आप आ जाओ। अच्छा। सवाल ये है, इंडिया अलायंस के जो मेंबर्स हैं वो किसी को देना भी चाहते नहीं देना चाहते। इंडिया अलायंस के ये जो लोग हैं उनको अपने एजेंडे, अपने इश्यूज और हमारी जो लड़ाई है शुरू से लेकर अब तक का, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो है हमारे मुद्दों पे आधारित पॉलिटिक्स। क्या हमारे मुद्दों पे वो सहमत है नहीं सहमत, इस पर उनसे बात होगी, और जब कभी कोई बात होगी तब ये देखेंगे। अब तो हमने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम 2024 जिन सीटों पर हमें लड़ना है उस पर एनर्जी लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में 3 से 4 सीटें जिनको हम तैयारी कर रहे हैं उन पर हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, अलायंस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, क्योंकि जहाँ जहाँ रिजल्ट्स आए हैं राजस्थान में, वहाँ मेहनत उन लोगों ने जहाँ विश्वास दिया उनके विश्वास को और मजबूत करना है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उन सीटों में, उन स्टेटों में हम अपना लोकसभा का चुनाव जहाँ हम तैयारी कर रहे हैं लड़ेंगे, जहाँ पे मजबूत प्रत्याशी वो लड़ेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। हमें पता है कि बीजेपी ने जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया ये कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष के दल सबके रहते किया है, या सारी पार्टियां उनके सबके रहते, इंडिया अलायंस के रहते ये सारा खेल हो रहा है। तो हमें किससे ज़्यादा उम्मीद नहीं, हमें अब खुद से उम्मीद है। हमें ये पता है कि संविधान के इस रक्षा कवच अगर सबसे ज़्यादा कोई है तो वो कोई दल नहीं, वो आज़ाद समाज पार्टी भीमान भी। हमें अपने ऊपर भरोसा, अपनी संगठन पर भरोसा, और हम लोग मेहनत करेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग पूरा प्रयास हमारा रहेगा, नगीना जहाँ में पार्टी ने आदेश किया खुद मुझे लड़ने का, नगीना को हम लोग मेहनत करेंगे जाके। तो नगीना लोकसभा मतलब आपका बड़ी चर्चा है, मैं लगभग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश में ये बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब नगीना लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यस।
तो आप ये, चूंकि आप इससे पहले कुछ बाई पोल्स में रारएलडी और समाजवादी पार्टी का समर्थन कर चुके हो, और ऐसा लगा, और फिर आप मऊ भी गए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी के साथ, Yes. तो ये लग रहा था कि ये तीनों पार्टी साथ में मिलके चुनाव लड़ेगी। तो क्या आप नगीना जब लड़ने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये अलायंस है जो आज़ाद समाजवादी और आरोप का गठबंधन है, या फिर आप अकेले ही प्लान कर रहे हैं? देखिए, हम अपने तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारे साथी हमारी मदद करेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, और अगर नहीं करेंगे तो उनकी इच्छा की बात है। हमें अपनी तैयारी करनी है, हमें अपनी पार्टी का रिजल्ट देना है, हमें अपनी पार्टी के सांसद जिताने हैं। और ये भी सत्य है कि हमने जैसे टारगेटेड किया नगीना, तो हम ये भी मैं आज स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो हमें हराने के लिए वहाँ वोट काटने का प्रयास करेगा, उससे भी हम ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे, उससे भी कोई जो है कोई दोस्ती निभाई जाएगी। जो हमारी मदद करेगा उसकी मदद को भी ध्यान में रखेंगे, और जो हमसे हमें रोकने के लिए, हमारी वोट काटने के लिए वहाँ कोई प्रत्याशी उतारने का काम करेगा, उससे भी हम उस लड़ाई को फिर लंबे समय तक निभाने का काम करेंगे। अगर कोई भी इस गलतफहमी में हो कि भाई हम उनको नुकसान पहुँचा के वहाँ और उत्तर प्रदेश में बहुत आगे बढ़ेंगे, तो वो भी हम जो है मेरी इस बात को वो याद रखे बहुत अच्छी तरह से कि अगर बात रोकने की है तो फिर उसमें बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ रुकेंगे, उसका प्रयास पता भी उनको जो है भविष्य में चल जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी बहुत कमज़ोर नहीं। अभी हम जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि इतने पर रोक दिया, इतने रोक दिया, अभी तो 3 साल बचे हैं उत्तर प्रदेश में भी। फिर तो जब रोकने की बात आएगी तो बहुत लोग कहाँ कहाँ रुकेंगे, हम फिर वो देखने का विषय होगा। हमारी सीट फाइनल है। अगर आपको गठबंधन में ही इंडिया अलायंस में आप शामिल हो जाएं, या फिर इंडिया अलायंस ना बने, यूपी में सिर्फ ये 2-3 पार्टी मिल के लड़ें, और आपको कहे कोई और सीट लड़ लो, या आगरा लड़ लो, या अभी हाथरस लड़ तक लो? तो देखिए, मैंने उनकी हमेशा मदद की। मैंने खतौली पे जैन जी की मदद की। जब हम लोग इसका चुनाव लड़े नगर पालिका नगर परिषद का मिलके, मैंने उनके कई प्रत्याशियों की, समाजवादी और जो हमारे अलायंस के साथी हैं, उनकी कई सीटों पर मदद की। हमेशा उन्होंने भाईचारा निभाया, उनकी तरफ से कभी मुझे वो नहीं रही। मैंने समाजवादी वालों की बहुत मदद की, चाहे वो इनका उपचुनाव हो पार्लियामेंट वाला या असेंबली का चुनाव हो। मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, ये भी एक तरह की मदद है। अगर घोसी पे हम अपना प्रत्याशी उतारते तो शायद परिणाम कुछ और होते। हमने नहीं उतारा, ये भी एक तरह की मदद। हमने रामपुर में मदद की, रामपुर के बाद जो सवार विधानसभा थी हमने उस पर मदद की। अगर फिर भी कोई हमसे लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। हम अपनी सीट पर लड़ेंगे जहाँ हमने तैयारी की, जहाँ पिछले 1.5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारे अलायंस के साथी सहयोग करेंगे, उनका धन्यवाद। हम बाकी सीटों पे जहाँ जहाँ हम नहीं लड़ेंगे उनकी मदद करेंगे। हम पे संगठन है जिले में, हम पे विधानसभा संगठन है, हमारा बूथ का संगठन बन रहा है। जहाँ हमारी तैयारी नहीं है वहाँ किसी और के भरोसे लड़ने जाएँ और हार जाएँ, उससे कोई कलबंदी नहीं है। हम पे इतने साधन नहीं कि हम 10-20 जगह लगाएं। हम पे जो साधन है हम उनका प्रयोग अपनी उस सीट पर करेंगे जहाँ हम जीतना चाहते हैं। और अगर इस बीच इसमें कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई स्पेशली ये सोच बना के कि हमें चंद्रशेखर को रोकना है, इस सोच के साथ अगर कोई वहाँ काम करेगा तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनता भी इस बात को देखेगी, और आने वाले निकट के जो चुनाव हैं उनमें मैं भी उनका जो है दोनों हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मैं बड़ा भावुक आदमी हूँ, आपको शायद पता नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2023 के असेंबली चुनाव में मध्य प्रदेश राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद जो नेता जिनको मुझे बताना ना, वो इस बात को सुनेंगे। जब मध्य प्रदेश का चुनाव निपट गया, राजस्थान का चुनाव है, तो मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के खिलाफ एक साजिश की गई और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उसमें हस्तक्षेप किया। तो मुझे कांग्रेस के उन बड़े नेता को फ़ोन करके कहना पड़ा कि मैं बड़ा जज्बाती आदमी, दोस्ती और दुश्मनी दोनों बड़े शिद्दत से निभाता। अगर इन बच्चों की लड़ाई में आपको घुसने का मन है तो आप ये याद रखना कि अभी तो मैं भाजपा के खिलाफ लड़ रहा हूँ, अगर आपके खिलाफ भी लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूँ। मैं फिर इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हमने जो कुछ अर्जित किया वो अपनी मेहनत से अर्जित किया, अपने साथियों के संघर्ष से, मार खा के, लाटे खा के, जेलें काट के, किसी के सहयोग और एहसान पे नहीं किया है। तो अगर हमारी संघर्ष से या हमें रोकने के लिए कोई षड्यंत्र करेगा तो वो हमारा हितैषी से नहीं हो सकता है। और विरोधी के साथ किस तरह का सलूक करना है, विरोधी से किस तरह लड़ना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इस बात को हमारे महापुरुष हमें सिखा के गए हैं।
तो राजनीति में जो वोट की चोट है उसी से जवाब देंगे। कल कोई फिर हमसे शिकवा ना रखे कि भाई हमारा जो हमने जो उनके साथ धोखा किया हम उसका हिसाब नहीं कर पाए। चलिए, आपको मैं अब अंतिम दौर पे मैं इस बातचीत को ले जाते हुए, चूँकि आपने बता दिया कि आप लगीना से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में आप गोरखपुर क्यों चले गए? आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की कोई सीट से लड़ते तो शायद आप जीत जाते, सदन में होते तो आपकी आवाज़ और अधिक मजबूत होती। वो एक निर्णय इम्पल्सिव डिसीजन था या एक सोचे समझे रूप से लिया गया डिसीजन? देखिए 2022 में मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था। आज हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात हुई थी और एक अलायंस का हमारा रोड मैप था। जिन सीटों पे हमें लड़ना था उन सीटों पे हमने तैयारी की थी और मेरा व्यक्तिगत कोई मन नहीं था। मैंने कमिटमेंट किया था कि सभी सीटों पे जाकर मैं प्रचार करूंगा और भाजपा को रोकने का काम। अंत वो परिणाम, वो जो अलायंस था वो नहीं बन पाया। अपनी पार्टी को, अपने संघर्ष को जिंदा रखने के लिए पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना है। बिना तैयारी के हम वहाँ गए और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। इसलिए 2 सीट से भी लड़ सकते थे आप? यस, बिल्कुल लड़ सकते। साधन नहीं थे ना, जो साधन थे वो एक ही जगह, इतने ही साधन थे कि एक जगह लगा सकते थे। हमने वो साधन वहाँ लगाए। जो भी परिणाम है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस बात को लगभग 2 साल बीतने वाले हैं। उसके बाद हमने संघर्ष करके खतौली में अपने साथियों को, जो 3 बार की हारी हुई सीट से, जितवाने का काम भी किया। देखिए हमारे जो अलायंस के साथी अभी तक हैं उन्होंने हमसे वादा किया है, अखिलेश जी ने भी और जैन जी ने भी, कि भाई आप नगीना लड़ो, हम आपके साथ हैं। अगर वो किसी कारण से वादे से मुकरने काम करेंगे तो वो उनकी इच्छा है। तो बाकी मैं हमेशा से उनके सहयोग में रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी भी अपने पैरों पर खड़ी हो। क्योंकि लोगों का इस बार सोचा समझा है। वो निर्णय इसलिए था कि पार्टी की जानकारी लोगों को लगे, पार्टी अपना लड़ रही है चुनाव। क्योंकि तैयारी उस तरह की तो बहुत कुछ बचा नहीं था, लेकिन अब पार्टी अपने दम पे तैयारी करनी है। पार्टी लगातार दूसरे स्टेटों में वोट लेके आ रही है। ठीक है, जिन सीटों में हम लड़े बीएसपी से 1.25 लाख से ज़्यादा वोट लेके आए। ठीक है, हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र ये भी किया जा रहा है, दुष्प्रचार की, भाई इनकी वजह से हार गए। हमारी वजह से किसी सीट पे कोई नहीं हारा है। आप चेक करके देख लो, रिकॉर्ड है। तो कोई तर्क करके कोई फ़ायदा नहीं, लिखतम के आगे बख्तम चलती नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है कि बीएसपी की वजह से हमें कई सीटों में नुकसान उठाना पड़ा है। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये वोट जो है, जैसे हम सेवड़ा बीएसपी की वजह से हारे, बीएसपी ने वहाँ 12,000 वोट काटे और हम 30,000 के करीब वोट लेके 11,000 के करीब वोट से हार गए हैं। बीएसपी ने हमारे बाद हमारे प्रत्याशी की जाति का प्रत्याशी वहाँ उतार के भाजपा की मदद की, और बानसूर में बीएसपी के प्रत्याशी ने 12,000 वोट लिए और हम 7,000 वोट से हारे। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पार्टी का वोट नहीं है, ये कैंडिडेट का वोट है, तो उन सीटों पे बसपा को कितने वोट मिले आप इससे आइडिया लगा लो। अगर ये वोट प्रत्याशी का वोट है तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। एक सीट है रामगढ़, जिस पे आज़ाद समाज पार्टी 74,000 वोट मिले, वहाँ बसपा को 1,219 वोट मिले। अगर ये प्रत्याशी का वोट है तो बसपा का वोट कहाँ गया? जिससे पिछली बार कितना था बसपा? ये तो बसपा वाले बता सकते। एक सीट है बानसूर, जिसपे आज़ाद समाज पार्टी को 54,000 वोट मिले, वहाँ बसपा को 12,580 वोट मिले। तो क्या वहाँ बसपा का 12,580 वोट ही है? एक सीट है नगर, जहाँ पिछली बार बसपा का विधायक था, सिटिंग एमएलए, फिर वो कांग्रेस में चला गया। वहाँ आज़ाद समाज पार्टी को 46,000 वोट मिले, वहाँ बसपा को 1,027 वोट मिले। बसपा का प्रत्याशी वहाँ मजबूत से लड़ा, तो समाज ने तो वोट आज़ाद समाज पार्टी को दिया। मैं तो इस बात को तब मानता कि ये प्रत्याशी का वोट है जब बसपा को उतने वोट मिलते जितने पिछली बार मिले थे। तो बसपा को अगर 1,027 वोट मिले हैं तो बाकी समाज का वोट कहाँ गया है? समाज तो पलायन नहीं करके गया वहाँ से, समाज तो वही है ना, उस सीट पर जिस पे एमएलए जीता था, वो सारा वोट आज़ाद समाज पार्टी को मिला। जैसे जेताराम सीट पे हमारे प्रत्याशी को 28,067 वोट मिले, बसपा को 1,357 वोट मिले। जैसे विराटनगर में हमारे प्रत्याशी को 18,857 वोट मिले, बसपा को 860 वोट मिले। यानी कि वहाँ बहुजन समाज ने आज़ाद समाज पार्टी पर विश्वास जताया, और आज़ाद समाज पार्टी को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जीते एमएलए कांग्रेस पार्टी में भाग गए, तो उन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया। और जहाँ जहाँ वो जीते हैं वहाँ भी हमने कैंडिडेट नहीं दिया, आप चेक करवा लेना। जैसे बाड़ी सीट थी, हमने तय कर लिया था कि इस व्यक्ति को हराना है, और मेरी अपील थी कि जिस व्यक्ति ने दलितों के साथ अन्याय किया उनको जीतने मत देना। तो वहाँ हमने बसपा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं लड़ा, क्योंकि हम उस व्यक्ति को हारते देखना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम ने मदद की, जितने अधिकारी हमारे मिशन सेंटर, सब ने जाके अपील की कि इस आदमी को हराओ।
कभी कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर होती है। बिल्कुल। अगर कोई सत्ता में हमारा, वो आपको जान के अचरज होगा कि बाड़ी वाला विधायक जिसने हमारे उस कर्मचारी को पीटा, जो इस बार बीजेपी लड़ा, पिछले बार बीएसपी से जीत के गया, जो बीएसपी से, जो बीजेपी में था। जो अब बीजेपी में गया। अच्छा। बीएसपी से, जब वो बीएसपी का ही विधायक था, अच्छा, मलिंगा कुछ, मलिंगा, गिरिराज मलिंगा, उसने पीटा उस अधिकारी को। बीएसपी के हमारे वोटों से ताकतवर हुआ। अगर कोई हमारे वोटों से ताकतवर हो गए और उस ताकत का विरोध हमारे लोग खिलाफ करेगा, तो उसको सबक सिखाना भी हमारा काम। इसलिए हमने उसको हरा के बताया कि अब वो दिन चले गए कि हमारे लोग पिटेंगे फिर वोट भी देंगे। चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आपको आमंत्रण देता हूँ कि आप आइए। नगीना हम लोग बहुत मजबूत से तैयारी करने जा रहे हैं, बहुत मजबूत से लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि बिजनौर की धरती ने, नगीना की धरती ने पहले भी ऐतिहासिक फैसले लिए, इस बार भी नगीना की धरती, स्पेशली वो समाज जिस समाज के लिए मैंने अपने तन मन धन जीवन को समर्पित किया, जिनके लिए मैंने CN पर NRC की लड़ाई लड़ी, 250 लाठियाँ खाई, न खून तक खिंचवा लिए, 1-1 महीना जेल काटी, जिनके लिए मैंने तिहाड़ में 66 दिन जेल काटी, 16-16 महीने जिनके लिए मैंने अपमान, आरोप, अन्याय और जेल की कालकोठरी से, वो मुझे इस बार जो है, वो मेरे किसान भाई जिनके लिए मैंने हर किसान आंदोलन में वो किया, गुर्जर समाज के मेरे भाई जिनके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई मैंने लड़ी, हर एक लड़ाई जो मैंने लड़ी है, उन सब लोगों का सहयोग, और दलित पिछड़े वर्ग के लोग जो चाहते हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, और जिसकी इतनी आबादी, उसको उतनी, जिसकी इतनी संख्या, उसकी इतनी हिस्सेदारी मिले, उनको आज नहीं तो कल अपने बीच के व्यक्ति को ताकत देकर आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सड़कों से बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होंगे। मुझे आशा उम्मीद है कि नगीना से आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप डिप्रेस कम्युनिटी की, ऑप्रेस कम्युनिटी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर और मुखरता से लड़ते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप अपने जो फीडबैक हैं, उनके जवाब, आप सहमति असहमति जो भी कुछ है, आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं ज़रूर चंद्रशेखर भाई से शेयर करूँ। मेरे द्वारा कही गई हर एक बात सत्य है। मैं ना ऑन कैमरा झूठ बोलता हूँ, ना कैमरे के पीछे कुछ झूठ बोलता हूँ। मैंने अपने महापुरुषों झूठ बोलना सीखा नहीं। आपके इंटरव्यू में मेरे द्वारा कही गई, चाहे वो किसी भी नेता को लेकर कही गई बात हो, सब एकदम सत्य है। और व्यक्तिगत जो मैंने बातें की, वो भी एकदम सत्य है। मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, और ना मैं कभी झूठ का सहारा लूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।